आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, राजमा तुम्हारा। सुनो ना करण के पापा मेरे प्यारे, बोलो ना करण की मम्मी मेरी दुलारी। आज मेरी फेवरेट मूवी टीवी पर आने वाली है। ओह गॉड, बस ये राजमा चावल तैयार हो जाए, फिर मैं अपनी फेवरेट मूवी देखूंगी। देखो देखो, मैं चला ऑफिस। संडे के दिन कौन ऑफिस जाता है मोहित? अरे ये बॉस यार, उनके तो नौकर हैं हम। वैसे भी घर पर टीवी के लिए लड़ने वाले ऐसे भी बहुत लोग हैं। और देखो आईपीएल का टाइम है, रात को 8 बजे टीवी फ्री छोड़ देना, बाकी पूरा दिन तुम टीवी से चिपकी रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सोना जल्दी जल्दी खाना बनाने का काम पूरा करती है ताकि वो टीवी देख सके। 2 बजने ही वाला होता है कि तभी उसकी सास आकर टीवी के सामने रखे सोफे पर बैठ जाती है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। हमारे ज़माने में क्या पिक्चरें आती थी। आइए जी आइए, आप भी आइए, देखते हैं कौन सी पिक्चर आ रही है टीवी पर। याद है ना जी आपको, मोहित जब मेरे पेट में था हम दोनों यही पिक्चर देखने गए थे। हाँ मनोरमा जी, मैं कैसे उस दिन को भूल सकता हूँ। उस दिन तो आप मेरी माँ से लड़कर घर से भाग गई थी। सोना सारा काम करके जैसे ही हॉल में जाती है, अपने सास ससुर को टीवी देखता देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। मम्मी अभी तो मैं टीवी देखने वाली थी। हेलो, कोई सुन रहा है कि नहीं? भाभी, मम्मी पापा की मूवी हो जाए उसके बाद मैं टीवी देखूंगी, पहले से बता दे रही हूँ। हाँ। सोना मनोरमा से अपने मूवी देखने की बात कहती रहती है, पर मनोरमा टस से मस्त नहीं होती और एक टक टीवी देखती रहती है। पूरे 3 घंटे बाद मनोरमा और सुभाष टीवी के सामने से उठते हैं। वाह क्या पिक्चर थी, मज़ा आ गया। अरे बहू, तू बीच में शायद कुछ कह रही थी, पर तू जानती है ना कि एक वक्त पर एक ही काम कर पाती हूँ मैं। अब बोल, क्या कह रही थी तू? कुछ नहीं सासू माँ, कुछ नहीं। सोना के साथ ये पहली बार नहीं हुआ था। मनोरमा निवास में तो ये आम बात थी, पर अब ये बात सोना के दोस्तों को कौन समझाए। सोना की ताज़े ताज़े जख्मों पर एक कॉल आते ही नमक का छिड़काव हो जाता है। तो मैडम देख ली अपनी फेवरेट मूवी? मैंने तो जैसे ही टीवी पर तेरी फेवरेट मूवी आती देखी ना, तो मैं समझ गई सोना मैडम तो मूवी में बिजी होगी, इसीलिए मूवी ओवर होने के बाद ही कॉल किया। स्वाति, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं तुझसे कल बात करती हूँ। ये कहकर सोना फ़ोन काट देती है और उसका दिमाग गुस्से से भर जाता है। वो गुस्से में रसोई में बड़बड़ाती हुई जाती है और रात का खाना तैयार करने लगती है। मेरा क्या है, मैं तो नौकर हूँ, सब मूवी देख रहे हैं और मैं रसोई में बर्तन घिस रही हूँ। ये आज न जाने बहू को क्या हो गया, लगता है एक टीवी अपने मुंह में ही फिट कर लिया है बहू ने। अरे सोना, क्या हो गया तुम्हें? किसी को कोई मतलब नहीं है, दिन भर के काम के बाद एक पल नहीं मिलता कि टीवी देख लो। आज मुश्किल से टाइम मिला तो टीवी फ्री नहीं है। अच्छा है, किसी को मेरी फिक्र क्यों होगी, कौन हूँ मैं? बेचारी सोना करती भी तो क्या, रसोई में बर्तन पटक कर अपना गुस्सा बर्तनों पर निकालती हुई खाना बनाने जाती है। फिर बड़बड़ाती हुई सभी को खाना खिलाकर बिना किसी से कुछ कहे सीधा अपने कमरे में सोने चली जाती है। सोना के दुख को बढ़ाने जो बची कुची असर थी, वो कसर भी अब पूरी होने वाली थी। अगली सुबह सोना के मोहल्ले की कुछ सहेलियां उसके घर पर आती है। अरे ज्योति, तूने कल अनुपमा का क्लाइमैक्स देखा क्या? ओह गॉड, अनएक्सपेक्टेड था ना। अरे वही तो, मज़ा ही आ गया देखकर। अरे सोना, तूने देखा ना, मिस तो नहीं कर दिया एपिसोड? पागल हो क्या, ऑब्वियसली देखा ना। वाओ, मज़ा आ गया। अच्छा तो बता ज़रा, कल क्या दिखाया गया एपिसोड में? वो तू तो बड़ी डींगे हाँकती थी ना कि मैं तो दिन भर आराम से टीवी देखती हूँ, मेरा ससुराल ऐसा है, मेरा ससुराल वैसा है। देख लिया तुम्हारा ससुराल, चलो फ्रेंड्स। सोना की सहेलियां उसके घर से चली जाती है और सोना अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो जाती है। सोना और उसकी सहेलियों की बातें मोहित सुन लेता है। अब समझ में आया, बेचारी सोना कल इतनी चिढ़ी हुई क्यों थी। मोहित ज़रा भी देर ना करके एक इलेक्ट्रिशियन को बुलवाकर एक टीवी रसोई में लगवा देता है। मैडम जी जाइए,
आपके लिए आपका पर्सनल टीवी रसोई में इंतज़ार कर रहा है। वाह भैया, ये तो अच्छा है। जब मैंने कहा था कि मेरे लिए एक टीवी मेरे कमरे में लगवा दो तो वो बेफिजुल खर्च हो गया, और आज भाभी के लिए रसोई में टीवी। अरे तो तू क्यों कुड़ती है? तू भी अपने ससुराल के रसोई घर में टीवी लगवा लेना। वो तो तब होगा ना माँ, जब मैं ससुराल जाऊंगी। यहाँ तो किसी को फर्क ही नहीं है कि जवान बहन घर पर बैठी हुई है। ये कहकर नेहा सीधा अपने कमरे में चली जाती है। भाभी की रसोई से अगर मैंने टीवी ना हटवाया तो मेरा नाम भी नेहा नहीं। रसोई में लगे टीवी को देखकर सोना बहुत खुश हो जाती है, पर उस टीवी के कारण उसके काम में कोई अड़चन ना आए, इसका वो पूरा ध्यान रखती है। जब नाश्ता बनाकर सोना रसोई से बाहर आती है तो नेहा उसके बनाए खाने में नमक डाल देती है। बाप रे, खाने में इतना नमक, मुझे हाई बीपी है बहू। रसोई में टीवी लग गया है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम किसी की भी सेहत का ध्यान ही ना रखो बहू। पर मैंने तो आपको ध्यान रखना चाहिए था भाभी। इसी तरह नेहा आए दिन कभी किसी खाने में मिर्च तो कभी चीनी तो कभी नमक डालकर उसे बिगाड़ ही दिया करती थी। फिर एक रोज़, सुना, आज रात डिनर पर मेरे बॉस अपनी फैमिली के साथ आने वाले हैं। प्लीज़ आजकल खाने में तुम जो ब्लंडर कर रही हो ना, वो मत करना। मेरी जॉब का सवाल है यार। मैं आज टीवी ही ऑन नहीं करूँगी मोहित जी, डोंट वरी। सोना ध्यान से एक एक डिश को बनाती है, फिर टेस्ट भी करती है। चलो, सब कुछ परफेक्ट है। मैं अब डाइनिंग टेबल अरेंज कर देती हूँ, वो लोग आते ही होंगे। जैसे ही सोना रसोई से बाहर आती है, नेहा सारे खाने में नमक मिर्च मिला देती है। इस सबसे अनजान सोना उसी खाने को अपने पति के बॉस को परोस देती है, जिसे खाकर वो मोहित पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो इस मजाक के लिए यू हैव इनवाइटेड मी? हाँ, तुम्हारा कोई प्रमोशन वमोशन नहीं होगा, यू आर फायर्ड। ये सब कैसे हो गया? हाँ, आई डोंट नो, प्लीज़ आप मुझे एक मौका दीजिए। ये सब मेरी गलती है सर, इन्हें जॉब से मत निकालिए। किचन में मिल्क शेक बना कर रखा है मैंने, तुम प्लीज़ उसे ले आओ मोहित। वो पीकर सर के मुंह का टेस्ट ठीक हो जाएगा। मोहित जैसे ही रसोई में जाता है, वहाँ नेहा को मिल्क शेक में दही मिलाता देख लेता है। तो ये सब तुम कर रही थी? नहीं नहीं भैया, वो आज तुम्हारा भाई नहीं कमाएगा तो कहाँ से अपने शौक पूरे करोगी? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई है? आज से तू मेरी बेटी नहीं। अपने भाई की नौकरी खा ली ना, अब आराम से देख टीवी। मम्मी पापा, मैंने ये सब भाभी से जलन में कर दिया। मैं तो बस रसोई से टीवी हटवाना चाहती थी। भैया की जॉब भी चली जाएगी, ये नहीं सोचा था मैंने। नेहा सीधा मोहित के बॉस के पास जाकर उन्हें सच बता देती है। आई एम सॉरी भाभी। तुम्हें टीवी चाहिए था तो मुझे कहती नेहा, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? खैर, ये सब तुम्हारा बचपना है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। वैसे पहले तो मैं तुमसे बड़ा नाराज़ था, पर मिल्क शेक पीकर और तुम्हारी पत्नी के बड़े दिल को देखकर मेरा दिल भी पिघल गया। ऐसी बहू तो हर एक घर में होनी ही चाहिए। कल प्रमोशन लेटर ऑफिस से ले लेना। और हाँ, नेक्स्ट टाइम खाने पर कब बुला रहे हो? और गांव के लगभग हर घर में आज यही चर्चा का विषय बना हुआ था। हर एक व्यक्ति बस एक ही बारे में बात कर रहा था। आज गांव में शहर से डॉक्टर लोगों की टीम आने वाली थी और मुखिया जी ने सबको चौपाल पर एकत्रित होने के लिए कहा था। सुबह के 10 बजे थे। रामू, मुन्ना, किसना, गोपाल, रमेश और गांव के कई सारे आदमी वहां इकट्ठा हो चुके थे। मुखिया जी ने सबको संबोधित करते हुए अपनी बात कहना शुरू किया। देखो भाइयों, आप सब जानते हैं इस कोरोना बीमारी ने हम सबका जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे में शहर से डॉक्टर साहब आए हैं और हम सबसे कुछ कहना चाहते हैं। हम आप लोगों से बस यही बात कहने आए हैं कि इस महामारी से बचने के लिए सरकार ने जो टीकाकरण अभियान चलाया है, उसमें आप सभी को योगदान करना चाहिए और अपनी उम्र के हिसाब से टीका लगवाना चाहिए। डॉक्टर साहब की बात सुनकर गांव के लोगों के बीच खुसर-पुसर होने लगी। अरे नहीं डॉक्टर साहब, हमारे गांव पर कुल देवता की बड़ी कृपा है, यहाँ पर कोई कोरोना वायरस नहीं आने वाला। हाँ डॉक्टर साहब, रामू सही कह रहा है। यह सब बीमारी शहर के लोगों को होती है, हम गांव के लोगों पर तो भगवान की बड़ी कृपा दृष्टि है। जी हाँ डॉक्टर साहब,
और कुल देवता की कृपा से अभी तक तो हमारे गांव में किसी को कोरोना ना हुआ है। हम सब गांव वाले मिलकर अपने कुल देवता की पूजा अर्चना करेंगे। हमें आप लोगों की दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। शांत हो जाइए आप सब लोग। आप जानते ही नहीं, डॉक्टर साहब शहर के अस्पताल से आए हैं और वो हमें कोई गलत बात नहीं बताएंगे। समझने की कोशिश कीजिए, ये टीकाकरण आप लोगों की जान बचाने के लिए किया जा रहा है। कैसी बात कर रहे हैं मुखिया जी, आप भी इन शहरी लोगों की बात में आ गए। अरे ये टीका वीका सब बेकार के चोंचले हैं, कुछ नहीं होने वाला है इनसे। अगर कुछ करवाना ही है तो कुल देवता का यज्ञ करवाइए। बाकी के सारे लोग एक साथ बोल पड़े। हाँ मुखिया जी, भोला और रामू की बात बिल्कुल सही है। देखो, कोरोना वायरस किसी देवता की पूजा करने से खत्म होने वाली नहीं है। इसके लिए हम सबको ही ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। और वैसे भी टीका लगवाने में परेशानी ही क्या है? आप जब बीमार होते हैं तब भी तो कोई ना कोई इंजेक्शन सुई लगाते ही है ना, तो बस ये भी उसी तरह है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मान लिया कि आपका टीका काम करेगा। हम सब टीका तो लगवा लेंगे, लेकिन फिर भी आपको लिख कर देना पड़ेगा कि टीका लगवाने के बाद किसी की जान नहीं जाएगी। मतलब टीका लगवाने के बाद अगर आप मौत ना होने की गारंटी दें तो हम सब टीका लगवा लेते हैं। क्यों भाइयों? हाँ। गोपाल की बात सुनकर सारे लोग एक साथ जोर जोर से उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये टीका आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाने का काम करता है। अगर ऐसे में कोरोना की बजाय किसी और बीमारी से आपको कोई परेशानी हो गई तो लिखकर तो हम नहीं दे सकते। इस बात की हमें इजाजत नहीं है और कानूनी तौर पर यह सही भी नहीं है। सुना भाइयों, जब डॉक्टर साहब इस बात की गारंटी ही नहीं दे सकते तो हम क्यों टीका लगवाएं? चलो सब अपने अपने घर चलो। सब लोग अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सब लोग? मेरी बात तो सुनिए। लेकिन वहाँ पर कोई भी मुखिया जी की बात सुनने के लिए नहीं रुका। कुछ दिन बीत गए और गांव में कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। एक सप्ताह के बाद भोला दौड़ता हुआ मुखिया जी के घर आया। मुखिया जी गजब हो गया। हमारी पत्नी बहुत बीमार है। डिस्पेंसरी में दिखाया तो वो लोग कहते हैं कि उसे कोरोना वायरस है। हम तो कुल देवता की पूजा भी किए थे, पता नहीं कैसे हो गया। अपनी पत्नी को समय पर दवा दिलवाओ और अब भी टीका लगवा लो भोला, वरना हम सबको पछताना पड़ेगा। अब आप कहते हैं तो हम डिस्पेंसरी से दवा ले आते हैं, लेकिन ये टीका भी का हमको समझ नहीं आता मुखिया जी। अगले 3 दिन के बाद भोला की पत्नी कोरोना की वजह से चल बसी। धीरे धीरे गांव में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और मुखिया जी का बेटा जो शहर से आया था वो भी कोरोना की चपेट में आ गया। लेकिन एक ही सप्ताह में उसकी तबीयत में सुधार आ गया और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। ये देखकर रामू, गोपाल, रमेश एक जगह इकट्ठे हुए और आपस में बातें करने लगे। बहुत बुरा हुआ भाई, भोला की पत्नी चल बसी। मुझसे तो उसका दुख देखा नहीं जाता। कितना पूजा पाठ किया था, हर दिन कुल देवता को दंडवत परिक्रमा की है, लेकिन फिर भी न जाने कुल देवता उससे किस बात पर नाराज हो गए जो उसे ऐसी सजा दी। हाँ भैया, गांव में हर दूसरे दिन किसी न किसी की मौत हो रही है। कुछ समझ नहीं आता क्या होने वाला है। हमने सुना मुखिया जी के बेटे को भी कोरोना हुआ था, लेकिन वो तो हफ्ते भर के अंदर ही ठीक हो गया। लगता है मुखिया जी कोई ऐसी दवा दिए है अपने बेटे को जो उन्होंने हमसे नहीं बताई। हो सकता है भैया उन्होंने हमसे बात छुपाई हो। अरे उस दिन की बात का बदला लिया हो। हम सबने भी तो मुखिया जी के बुलाए हुए डॉक्टर की बात नहीं मानी थी। ठीक उसी वक्त मुखिया जी का बेटा किसी काम से वहाँ से गुजर रहा था। उन लोगों की बात उसने सुन ली और वहाँ पर रुककर उसने कहा, मेरे बारे में ही बात कर रहे थे ना आप लोग? अरे नमस्ते प्रकाश भैया, हम तो बस ये बात कर रहे थे कि आपको भी तो कोरोना हुआ था, लेकिन आपकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो गई। यहाँ गांव में तो हर घर में कोई ना कोई मर रहा है। आपने कोई स्पेशल दवाई ली थी क्या? गोपाल की बात सुनकर मुखिया जी का बेटा हंसते हुए बोला, अरे कोई दवाई नहीं ली थी मैंने, और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये कि इस तरह पास खड़े होकर जो आप बात कर रहे हैं ना बिना मास्क लगाए, ये करना बंद कर दीजिए। हाँ, मैंने एक काम ऐसा किया था जो आप लोगों ने नहीं किया। वह क्या काम भैया? ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं किए? आप लोगों ने डॉक्टर साहब के समझाने के बाद भी टीका नहीं लगवाया, लेकिन मैंने अपना टीकाकरण सही समय पर करवाया था।
इसीलिए मुझे कोरोना हुआ, लेकिन जल्दी ठीक भी हो गया क्योंकि मेरे शरीर में इस बीमारी से लड़ने की ताकत आ गई थी। आप सही कह रहे हैं। क्या 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 सच में टीका लगवाने से जान बच सकती है? लेकिन हमने डॉक्टर साहब से पूछा था तो उन्होंने तो इस बात की गारंटी लेने से मना कर दिया। देखिए, किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर आपको दवाई दे सकता है, गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि उसका अधिकार नहीं होता। ऐसा ही कोरोना वायरस के साथ है। यह टीका लगवाने के बाद अगर आपको कोरोना संक्रमण हुआ भी तो भी आपके जान जाने का खतरा काफी कम हो जाता है क्योंकि आपके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाता है। अभी भी वक्त है, संभल जाइए, खुद भी टीका लगवाइए और अपने साथियों को भी कहिए। आप सही कह रहे हैं भैया, हम सबसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने डॉक्टर साहब की बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप सब लोग तैयार हो तो मैं पिताजी से बात करके डॉक्टर साहब को बुलवा लेता हूँ और आप सबके टीकाकरण की व्यवस्था करवाता हूँ। रमेश, रामू, गोपाल एक साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए हाँ, भैया बड़ी मेहरबानी होगी और हम तीनों मिलकर पूरे गांव में ये संदेशा पहुंचाएंगे कि कोरोना का टीका लगवाना एक समझदारी वाला काम है और सबको ये टीका लगवाना। डॉक्टर माथुर को हॉस्पिटल से घर पहुंचे अभी लगभग आधा घंटा ही हुआ था, लेकिन उनका फोन बज उठा। फोन पर बात करने के बाद डॉक्टर माथुर काफी परेशान नजर आ रहे थे। उन्हें इस तरह परेशान देखकर उनकी पत्नी निर्मला ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? किसका फोन था? क्या बताऊं निर्मला, हॉस्पिटल से फोन था। अभी आधा घंटा पहले ही तो ड्यूटी करके आया हूँ, लेकिन नर्स ने बताया कि काफी सारे कोरोना के मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, तो मुझे नाइट ड्यूटी पर भी जाना पड़ेगा। लेकिन सुबह से शाम तक हॉस्पिटल में पीपीई किट पहनकर ड्यूटी देना वैसे ही क्या कम मुश्किल होता है, और आप फिर से चल दिए। मैं क्या करूं, लोगों की जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैंने अपना काम करने से मना कर दिया तो मरीजों का, बीमार लोगों का क्या होगा? आप सही कहते हैं, लेकिन मुझे भी तो आपकी हेल्थ की चिंता रहती है ना। तुम ठीक कहती हो निर्मला। मैं सोच रहा था कि हम अपने बच्चों को कुछ दिनों के लिए उनके दादा दादी के पास छोड़ आते हैं। लेकिन क्यों? बच्चों को अपने आप से दूर करने के बारे में क्यों सोच रहे हैं आप? वो इसलिए क्योंकि कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और ये बीमारी काफी घातक हो गई है। मैं भी हॉस्पिटल में ड्यूटी करने जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे मेरी वजह से इसकी चपेट में आ जाए। लेकिन हमें अपने बच्चों से दूर रहने की आदत नहीं है, हम उनके बिना कैसे रहेंगे? देखो, कुछ ही दिनों की बात है ना, समझने की कोशिश करो निर्मला। एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी से नहीं हट सकता, लेकिन उसे अपने परिवार में कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं ना। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। मैं कल ही दोनों बच्चों को उनके दादा दादी के पास छोड़कर आ जाऊंगी। अगले दिन जब डॉक्टर माथुर अपनी ड्यूटी खत्म करके घर आए तो बड़े उदास थे। बच्चों के बिना घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता निर्मला। कितनी बड़ी मजबूरी हमारे सामने आ गई है। कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों की बात है। बच्चों की तबीयत ठीक रखने के लिए हमें सब करना पड़ रहा है। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम अपने बच्चों को वापस यहाँ ले आएंगे। अगले दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर माथुर के दोस्त डॉक्टर संजीव उनसे मिलते हैं और दोनों आपस में बात करते हैं। कैसे हैं माथुर साहब? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? काम की वजह से? नहीं डॉक्टर संजीव, काम करना, लोगों की जान बचाना तो हमारा पेशा है। तो फिर क्या बात है? अब आपसे क्या कहूँ, आप तो सब कुछ जानते हैं। कोरोना वार्ड में ड्यूटी लगी है, वहाँ की हालत देखकर मन बहुत उदास हो जाता है। हर दिन किसी का कोई ना कोई अपना मर रहा है। सही कहते हैं आप। जब किसी के फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग समझते हैं कि हम डॉक्टर्स के अंदर कोई इमोशंस नहीं होते, लेकिन सच तो यह है कि हमें अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। हाँ, और बस यही मेरी परेशानी की वजह है। कितने महीनों से अपनी भावनाओं को जैसे तैसे काबू में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है, तब मन करता है कि बस जोर जोर से रो लूं। लेकिन क्या करूं, अगर हम डॉक्टर अपने आप को कमजोर दिखाएंगे तो बाकी के लोगों का क्या हाल होगा? आप सही कह रहे हैं डॉक्टर माथुर। हम डॉक्टरों को अपना दिल बहुत मजबूत रखना पड़ता है। और आज मैं इसीलिए परेशान हूँ क्योंकि आज सुबह ही कोरोना की वजह से एक महिला की मौत हो गई, जिसका इलाज मैं कर रहा था। सिर्फ 30 साल की है वो, और उसके छोटे छोटे बच्चे और पति। उनकी हालत देखकर मुझसे देखा नहीं गया। मन बहुत उदास है तब से। हाँ, अब तो ये रोज की बात हो गई है।
कितने परिवार बिखर गए, लेकिन अगर हम डॉक्टर हिम्मत हार गए तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद डॉक्टर माथुर अपने घर लौट आते हैं। आज तो आपने नाइट ड्यूटी नहीं ली है ना? आज तो आपकी जगह किसी दूसरे डॉक्टर को ड्यूटी मिली होगी। हाँ निर्मला, पूरे 2 महीने के बाद आज मैं हॉस्पिटल में बोल कर आया हूँ कि मुझे नाइट ड्यूटी पर ना बुलाया जाए। बहुत थक गया हूँ, अब तो बिल्कुल काम करने की हिम्मत नहीं बची है। डॉक्टर माथुर रात को सोए हुए थे। कुछ दिन लगातार ड्यूटी करने के बाद वो काफ़ी थकान महसूस कर रहे थे, लेकिन रात के 2 बजे अचानक उनके घर का फ़ोन बज उठा। डॉक्टर माथुर ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? उधर से नर्स की आवाज़ आई। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, आपको अभी हॉस्पिटल आना पड़ेगा। लेकिन आज मैं कह कर आया था कि मैं छुट्टी पर हूँ और मुझे नाइट ड्यूटी पर ना बुलाया जाए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक मरीज भर्ती हुआ है जिसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो हो रहा है। अगर हमने जल्दी से उसका इलाज नहीं किया तो वो नहीं बचेगा, और इस वक्त हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर एक भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप ही कुछ कर सकते हैं। प्लीज़ जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर माथुर आधी रात में जल्दी से उठकर फटाफट हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि एक बेहद गरीब आदमी है और उसे ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, ये आदमी बहुत गरीब है, इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, पर इसकी हालत बहुत ख़राब है। हमारे पास भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। वहाँ स्टोर में ना एक ऑक्सीजन सिलेंडर बचा हुआ है, जल्दी से वो लेकर आओ और इस आदमी को लगाओ। लेकिन डॉक्टर साहब, इस आदमी के एडमिट होने के कुछ ही मिनट बाद शहर के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके घर से फ़ोन आया था। उनकी पत्नी की हालत भी बहुत ख़राब है, इसलिए मैं ये सोच रही थी कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर उनके इलाज में काम में लाना चाहिए। ये कैसी बात कर रही हो? इस आदमी की हालत देखो, किसी भी पल इसकी सांसें टूट सकती है। अभी इसकी जान बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और क्या हो गया अगर ये गरीब है तो? क्या हम इसका इलाज नहीं करेंगे? नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन वो जो दूसरी पेशेंट है उनका क्या? वो अभी तक हॉस्पिटल पहुंची नहीं है और आपको इस आदमी को अब तक ऑक्सीजन लगा देना चाहिए था। जल्दी कीजिए, दूसरे मरीज को मैं संभालूंगा। कुछ ही देर में जो दूसरी पेशेंट थी वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर माथुर के सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर उस गरीब आदमी को लगा दिया था, लेकिन इस दूसरी मरीज की जान बचाना भी उनकी जिम्मेदारी थी। डॉक्टर माथुर ने कई अस्पतालों में फ़ोन किया और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने की बहुत कोशिश की। आखिर बहुत कोशिश करने के बाद एक हॉस्पिटल से फ़ोन आया। डॉक्टर माथुर, आप अपने पेशेंट को हमारी हॉस्पिटल में ले आइए। यहाँ पर बेड खाली है और ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। रात बहुत हो चुकी है, हम किसी भी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर आपकी हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचा सकते। अरे लेकिन मरीज को ऐसी स्थिति में वहाँ तक लेकर आना काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन डॉक्टर माथुर, हम आपको बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी ही हॉस्पिटल में उपलब्ध करवा सकते हैं, बाकी जैसे आपकी मर्जी। नर्स, जल्दी से उस पेशेंट को एम्बुलेंस में डालिए, मैं उनके साथ जाऊंगा। एक दूसरे अस्पताल में उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है। जी डॉक्टर साहब, मैं अभी तैयारी करती हूँ। दूसरी जो लेडी पेशेंट थी उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन डॉक्टर माथुर एम्बुलेंस के अंदर लगातार उसे ठीक रखने की कोशिश कर रहे थे। जैसे तैसे वो उसे दूसरे हॉस्पिटल में लेकर पहुंच जाते हैं और वहां पर ऑक्सीजन मिलने की वजह से उस मरीज की जान बच जाती है। कोरोना के वक्त में डॉक्टरों का हौसला काबिले तारीफ है। अपने घर और परिवार वालों से दूर रहकर उन्होंने जिस तरह लोगों की सेवा की है, उसके लिए हर व्यक्ति को डॉक्टर का सम्मान करना चाहिए। विराज, ऐश्वर्या, हमको नहीं पता, हमें जल्द से जल्द कोई लड्डू गोपाल या छोटी राधा चाहिए। अरे मेरे कान तरस गए हैं दादी सुनने के लिए। वही तो, इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजनी ही चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। दामाद जी, आपको नहीं लगता कि आपको भी कोई पापा कहकर पुकारे, आपके साथ खेले कूदे? हाँ? और ऐश्वर्या बहू, तुम्हें भी माँ बनने का मन नहीं होता क्या? अरे माँ की ममता, माँ बनने का सौभाग्य, इस एहसास से बढ़कर इस जग में और कोई एहसास नहीं। माना कि मुश्किलें आती हैं बच्चों को पालने पोसने में, उन्हें सही ढंग की परवरिश देने में, लेकिन फिर भी माँ बनना बड़े सौभाग्य की बात होती है। और इस सब के लिए हम है ना। अरे इतना बड़ा परिवार है, मैं और किशोरी, बच्चे के नाना नानी, मृणालिनी जी और प्रताप जी, बच्चे के दादा दादी, और कितनी बड़ी फैमिली ट्री है हमारी।
सब गैरेज हो जाएगा। गैरेज नहीं पापा, मैनेज। जो भी हुआ। देखिए, आई नो हमारी शादी को हुए 2 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन फ़िलहाल हम दोनों को अपने करियर्स पर फोकस करना है। मुझे अपने काम में एक मकाम हासिल करना है। हाँ, मम्मी पापा सासू माँ ससुर जी भी आर सॉरी, लेकिन हम अभी भी बच्चा प्लान करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें और वक्त चाहिए अपने जीवन पर, अपने काम पर फोकस करने के लिए, ताकि हम जब भी बच्चा पैदा करें तब उसके लिए एक सिक्योर्ड फ्यूचर हो। विराज भी अब 1 साल के बाद हायर पोस्ट पर शिफ्ट हो जाएंगे। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, अपना खुद का हॉस्पिटल खोलने का सोच रही हूँ। पहले हम अपने सपनों की इमारत को तो छू लें, फिर बच्चे को पैदा करने का सपना भी पूरा कर लेंगे। फिर से वही रट। ओफो, लगता है मैं बिना दादी बने ही इस दुनिया को टाटा बाय बाय बोल दूंगी। मेरा तो भाग ही फूटे। ऐश्वर्या और विराज की शादी को 2 साल से ज्यादा हो चुके थे। विराज के माता पिता मृणालिनी और श्रीवर्धन और ऐश्वर्या के माता पिता किशोरी और प्रताप बस उनके पीछे जिद लगाए बैठे थे कि उन्हें अब खुशखबर सुननी ही सुननी है। लेकिन ऐश्वर्या और विराज दोनों भी बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं थे। अब देखते हैं ये कहानी किन किन मोड़ों से गुजरती है। ऐश्वर्या और विराज दोनों भी ऑफिस से घर आते हैं तब। आ गए, आओ आओ, एक दिन मेरी मरी हुई शक्ल ही देखोगे जब दफ्तर से रात में लौटोगे तभी। सासू माँ, आप ये क्या सर फिरी बातें कर रही हैं? शुभ शुभ बोलिए ना, मरे आपके दुश्मन। अरे जब तुम दोनों हमें जीते जी मार ही रहे हो तो फिर एक बार मैं ही स्वर्गवासी हो लेती हूँ। और बचा ही क्या है जीने में? तुझे किसी चीज की कमी है क्या? नहीं ना। बाकी सास अपनी बहुओं को जूती की नोक पे रखती है, लेकिन मेरे तेरे काम को, तेरे अस्तित्व को महत्व दिया और तेरे सारे घर के काम मैं संभालती हूँ। इसके बदले तू मुझे छोटी सी खुशी नहीं दे सकती? मम्मी, आपने फिर से वही टेप शुरू कर दी। देखिए, रोज रोज आप यूं बिलक बिलक कर रोएंगे और हमारा खून जलाएंगी, ये सब सही नहीं है। पापा, आप तो समझाओ ना मम्मी को। अरे मैं क्या समझाऊं? तू हमें जल्द से जल्द खुश खबर दे दे, वरना तू रहेगा और मेरे हाथ में हॉकी स्टिक रहेगी। फिर तुझे भली भांति पता है कि वो हॉकी स्टिक कहाँ कहाँ लगती है। ओफो, आप लोग क्यों नहीं समझते? इतना डिफिकल्ट तो हायर क्लास का मैथमेटिक्स भी नहीं होता जितना डिफिकल्ट आप लोगों को हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझाना हो गया है। फिर कुछ दिन बाद जब ऐश्वर्या की माँ किशोरी का जन्मदिन होता है, तब ऐश्वर्या और विराज तोहफा लेकर ऐश्वर्या के मायके जाते हैं, जहाँ पर जन्मदिन मुबारक हो मम्मी। जन्मदिन मुबारक हो मम्मी। मम्मी, ये तोहफा बहुत कीमती है, इसे सहज कर रखना और सबके सामने नहीं, अकेले में खोलना। यहाँ ओपन करोगी तो नजर लग जाएगी ना। अरे ऐश्वर्या बिटिया, दामाद जी, मुझे ये कीमती तोहफों का कोई लालच नहीं। मुझे अगर सच में कोई तोहफा देना है ना तो नानी बनने का तोहफा दे दो बस। हाँ बच्चों, सच में जब मैं गार्डन में बाकी बूढ़ों को अपने पोता पोती के साथ खेलते हुए, उन्हें टहलने लाते हुए, उन्हें झूला झुलाते हुए देखता हूँ ना, तब मेरा दिल भारी हो जाता है। हाँ ऐश्वर्या बेटा, विराज बेटा, अब तो सुना दो खुशखबरी। अरे जैसे तुम दोनों को माँ और बाप बनने का हक है, वैसे ही उन्हें भी नाना नानी और दादा दादी बनने का हक है। अब क्या वो पड़ोसी के बच्चे के नाना नानी बनेंगे? ऐश्वर्या, तुझे मैंने बचपन से पाला है, भले ही तेरी पड़ोसन हूँ, लेकिन तू मेरा भी जिगर का टुकड़ा है। अब तेरे बच्चे को देखने के लिए आंखें तरस गई है। तुम दोनों के बच्चे से बहुत सारे लोगों की खुशियाँ और आस जुड़ी हुई है बेटा। हर तरफ से बस सभी ऐश्वर्या और विराज पर बच्चा पैदा करने का दबाव ही डाल रहे थे, जिसके चलते वो जबरदस्ती बच्चा पैदा करने के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन इसके बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति का सुख नहीं मिलता। जब वो डॉक्टर के पास इस बारे में पूछताछ करने के लिए जाते हैं, तब देखिए, विराज जी के कुछ मेडिकल इश्यूज के कारण ऐश्वर्या जी कभी प्रेग्नेंट नहीं बन सकती। अगर हो गई तो वो तो नेचर का मिरेकल ही होगा, लेकिन 100 में से 99 केसेस में कभी ये सच नहीं होता। 1% की ही गारंटी दे सकता हूँ मैं। क्या
इसका मतलब मैं कभी पापा नहीं बन पाऊंगा और ना ही ऐश्वर्या कभी माँ बन पाएगी। विराज और ऐश्वर्या ये खबर सुनकर बहुत उदास हो जाते हैं और वहीं दूसरी ओर घर वाले होते हैं कि वो अपने भाषण पर फुल स्टॉप लगाने का नाम ही नहीं लेते। कहते कहते महीने हो गए अब तो। हमने इतने लगन से, इतने स्नेह से स्वेटर और मफलर बुने थे हमारे आने वाले पोता या पोती के लिए, लेकिन अब तक वो खबर आई ही नहीं जिसका हम टूट कर इंतज़ार कर रहे हैं। ऐश्वर्या बहू, विराज बेटा, तुम्हें पता है वो बगल वाली चंदा है ना, उसके बेटे को जुड़वा बच्चे हुए हैं एकदम टेडी बेयर की तरह, और यहाँ एक हम हैं जो कब से बस सपने देख रहे हैं। सच में हमें तो अपने आप पर तरस आ रहा है कि हम क्यों तुम जैसे बच्चों के माता पिता बने। और नहीं तो क्या, एक खुशी नहीं दे सकते ये दोनों हमें। अरे क्यों हमारे प्रेम की परीक्षा ले रहे हो बच्चों? 100 एकड़ की जमीन या करोड़ों की जायदाद नहीं मांग रहे हैं तुमसे। लेकिन पापा जी, एक संतान नहीं दे सकते? तुम दोनों जैसे तो किसी के बच्चे नहीं होंगे। पर सासू माँ, हमारी बात तो सुनिए। दामाद जी, ऐश्वर्या, तुम दोनों ना बहुत स्वार्थी हो। बस बहुत हुआ आप सबका। कब से मैं और ऐश्वर्या आप सबसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोगों की बस अपनी ही बातों को आगे रख रहे हैं। आप लोगों को पूरी बात पता भी नहीं है और बस डांट पे डांट लगाए जा रहे हैं, ताने पे ताने कसे जा रहे हैं। हमारी दुविधा का, बच्चा ना पैदा होने का इलाज, इस बात पर, इस मुद्दे पर कोई गौर ही नहीं फरमा रहा है। इसलिए हमने तय किया है कि हम अब आप सबके साथ और नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, निकल जाओ, हमें भी कोई जरूरत नहीं है तुम जैसे निकम्मों की। भगवान ही भला करे अब तो। विराज और ऐश्वर्या ने कई बार अपनी दुविधा और बच्चा ना होने की सच्चाई के बारे में अपने माता पिता को बताने की कोशिश की, लेकिन वो सब बस तानों और डांट के बाण ही चलाए जा रहे थे। और इस सब से परेशान होकर विराज और ऐश्वर्या दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। ट्रेन में विराज, हमने घर वालों को बिना सच्चाई बताए मुंबई जाने का फैसला लिया है। क्या ये सही है? I mean, सासू माँ और ससुर जी दोनों भी। नहीं ऐश्वर्या, हमने एकदम सही किया है। देखा ना तुमने कितनी बार मैंने उन्हें सच बताने की कोशिश की, लेकिन कंटिन्यूसली 2 घंटे तक चारों का तानों से भरा प्रवचन जारी रहा। कुछ दिन बाद सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। एंड आई जस्ट नीड अ ब्रेक। हम हमेशा के लिए मुंबई नहीं सेटल हो रहे हैं, कुछ दिन बाद फिर से लौट आएंगे। नानकू काका, बिंदिया दीदी और जीजू है यहाँ मम्मी पापा की देखभाल करने। दिन में 50 बार चक्कर मारते हैं वो सब। ऐश्वर्या और विराज दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें बगल के कंपार्टमेंट में से एक महिला के चीखने की, चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो दोनों उसके पास जाते हैं तब वो देखते हैं कि वो महिला गर्भवती है और अपने 9वें महीने में है। हे भगवान, कोई मदद करो मेरी, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा बेटा। ओ गॉड, इनकी तो अभी के अभी डिलीवरी करनी होगी। विराज, तुम जल्दी से ब्लैंकेट्स का बंदोबस्त करो। आप घबराइए मत, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ। आपके बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में ले आऊंगी। क्या मुझे 3-4 औरतों की मदद मिल सकती है प्लीज? और इस तरह हिम्मत जुटाकर ऐश्वर्या उस गर्भवती महिला की डिलीवरी करती है और एक नन्हा सा लड़का पैदा होता है। जब वो उससे बात करते हैं, तुम्हारे पति कहाँ हैं? पता नहीं, वो मुझे छोड़कर चला गया। मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं, न जाने मैं इस बच्चे को कैसे संभालूंगी। अगली सुबह विराज और ऐश्वर्या देखते हैं कि वो महिला ट्रेन में बच्चे के साथ एक चिट्ठी छोड़कर वहां से जा चुकी थी। ओह नो, वो औरत तो भाग गई। शायद वो डर गई जिम्मेदारियों से, हालातों से। करती भी क्या, और वो ये देखो, उसे चिट्ठी भी छोड़ी है जिसमें उसने लिखा है कि वो इसे संभाल नहीं पाएगी, इसलिए वो इतना बड़ा कदम उठा रही है। अब हम इस बच्चे का क्या करेंगे? अगर ये ऐसे ही रहा तो इसके आगे का जीवन नर्क से भी बदतर होगा। नन्हा बच्चा दोनों के कपड़ों को अपनी नन्ही उंगलियों से थामता है और मुस्कुराता है, जिसे देखकर दोनों विराज और ऐश्वर्या की आंखें नम हो जाती है। लगता है नियति ने ही ये खेल खेला है, ये बच्चा हमारा ही होना था। क्यों ना हम इसे अपने साथ ले जाए, इसे गोद ले ले। हाँ ऐश्वर्या,
हमारे भाग्य में वसुदेव और देवकी बनने का सौभाग्य नहीं है, लेकिन हम इस क्यूट से नटखट से कृष्ण के नंद बाबा और तुम इसकी यशोदा मैया बनने का सौभाग्य जरूर प्राप्त कर सकती हो। आज से ये हमारा बेटा है, हमारा खाना। और इस तरह एक अजीब से हादसे ने एक खूबसूरत सा रुख मोड़ लिया और ऐश्वर्या और विराज ने उस नन्हे बच्चे को गोद लिया। गौरवी एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी। गौरवी अपने शहर से दूर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। अचानक लॉकडाउन होने के कारण सारे स्कूल और कॉलेज बंद हो चुके थे, इसलिए गौरवी अपने घर वापस आ जाती है। गौरवी के पिता की एक कपड़े की दुकान थी जो कि लॉकडाउन के कारण बंद थी। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या होगा क्या नहीं। इस तरह दुकान बंद रही तो घर कैसे चलेगा। आप क्यों फिक्र करते हैं? जल्दी ये बीमारी हमारे देश से नहीं इस दुनिया से भी चली जाएगी और ये लॉकडाउन खुल जाएगा। पर तब तक हमारे घर का खर्चा कौन चलाएगा? तुम ही बताओ। मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ शायद कोई ग्राहक मिल जाए। अरविंद बाहर जाता है जहाँ उसे एक औरत मिलती है जो कि अरविंद के दुकान के बाहर खड़ी थी। मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? शायद आपको कपड़े लेने हैं पर दुकान बंद है। कहे तो आप मैं अपने घर से दिलवा दूं। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे इन झंझटों में नहीं पड़ना। पुलिस आ गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आपको भी और मुझे भी। ऐसे कपड़े मुझे नहीं खरीदना। पता नहीं कहाँ से ये कोरोना आ गया है, जिंदगी हराम हो गई है। निराश हुआ अरविंद अपने घर लौट आता है। रात को अचानक अरविंद की तबीयत बिगड़ने लगती है। जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैंने मना किया था ना आपको बाहर जाने को। अरे कोई फिक्र की बात नहीं है, आज दोपहर में बहुत धूप थी, लगता है मुझे धूप लग गई है। जैसे ही रात हो जाती है अरविंद की तबीयत और बिगड़ने लगती है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो जोर जोर से खांसने लगता है। अरे विद्या, मेरे सीने में अजीब सी जकड़न महसूस हो रही है, मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा है। मुझे तो ये लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे पिताजी। आप छाती के बल लेट जाइए, सेल्फ वेंटिलेशन का तरीका है ये, इससे आपको सांस लेने में आसानी होगी। बड़ी मुश्किल से रात गुजरती है। माँ, हमें जल्द से जल्द पिताजी को किसी अस्पताल में भर्ती करना होगा। गौरवी और विद्या अरविंद को अपने कंधे पर लादे सड़क पर इधर उधर भटकते हैं ताकि कोई ऑटो या कोई गाड़ी मिल जाए, पर लॉकडाउन के कारण सड़कें बिल्कुल खाली थी। तभी वहाँ एक ऑटो वाला आता है। घबराइए मत माता जी, भाई साहब को मेरे ऑटो पर बैठा दीजिए, मैं आप लोगों को अस्पताल ले चलता हूँ। गौरी और विद्या फौरन अरविंद के ऑटो में बैठ जाते हैं। रास्ते में गौरवी ऑटो वाले से पूछती है, ऑटो तो चलाना मना है ना, फिर आप? क्या बात है ना बेटी, लोगों की ऐसी हालत देखकर हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए हमने अपने ऑटो को एक छोटा एम्बुलेंस बना दिया है। जिन लोगों तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है, हम कोशिश करते हैं उनको अस्पताल पहुंचा दें। वो लोग अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल का नजारा इतना डरावना था कि देखकर ही मन घबरा जाए। कहीं कोई रो रहा है, कहीं कोई बिलख रहा है। खुशी की तो मानो लोग सूरत भी भूल चुके हैं। गौरवी और विद्या अरविंद को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लेकर जाते हैं। वहाँ का इंचार्ज उनसे कहता है, माफ कीजिए माता जी, आप तो जान ही रही हैं हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, बिस्तर मिलना तो जरा मुश्किल है, आप किसी और अस्पताल में ले जाइए इन्हें। इस हालत में अब मैं इन्हें कहाँ लेकर भागूं? मेरी मदद कीजिए। आई एम सॉरी, पर मैं भी बेबस हूँ। विद्या वहीं जमीन पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। अभी एक महिला विद्या की ओर आती है। सुनिए बहन जी, मैंने अभी आपको हॉस्पिटल इंचार्ज से बात करते सुना। मेरे बेटे की तबीयत अब ठीक है, वो इसी हॉस्पिटल में भर्ती था। मैं उसे डिस्चार्ज करवाने आई हूँ, तो मेरे बेटे के बेड पर आप अपने पति को एडमिट करवा सकती हैं। बहन जी, आप तो मेरे लिए एक मसीहा बनकर आई हैं। आप देर मत करिए और जल्द से जल्द अपने पति को एडमिट करवाइए। विद्या फौरन अरविंद को एडमिट कर देती है। अरविंद का ऑक्सीजन लेवल 60 हो गया था। उसकी हालत काफी गंभीर हो चुकी थी। आपको ऑक्सीजन सिलेंडर और 2-3 दवाइयां मैं लिख कर देता हूँ, जल्द से जल्द मंगानी होगी। वैसे तो ये दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल में ही होते हैं, पर आज कल जो हालत है हमारे पास भी इनकी कमी हो गई है। विद्या और गौरवी फौरन ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयां ढूंढने निकल जाते हैं। बाहर ही पता चलता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना इतना भी आसान नहीं है और दवाइयों की दुकान पर भी लंबी लाइनें लगी थी। लोग इस समय भी दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे थे।
यहाँ तो लूट मची हुई है। 1000 रुपए की दवाई 40,000 में मिल रही है। इतने पैसे तो हमारे पास हैं भी नहीं। अब क्या होगा? तेरे पापा ने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया बेटा, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। जिस भगवान ने ये तकलीफ दी है, दवा भी वही करेगा। तभी गौरवी की नजर सामने लगे एक होर्डिंग पर पड़ती है जिस पर लिखा हुआ होता है, किसी भी कोविड पेशेंट के लिए ऑक्सीजन, दवाइयाँ और खाने के लिए हमसे संपर्क करें, निशुल्क सेवा। गौरवी फौरन उस नंबर पे कॉल करती है। हेलो दीपक जी, मुझे आपका नंबर मिला। हमारी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, हमें ऑक्सीजन और दवाइयों की सख्त जरूरत है, मेरी मदद कीजिए। आप घबराइए मत, हम फौरन ऑक्सीजन सिलेंडर और सारी दवाई लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। आप बस हमें प्रिस्क्रिप्शन भेज दीजिए। दीपक सारी दवाइयाँ और ऑक्सीजन लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। अरविंद को ऑक्सीजन और दवाइयाँ समय पर मिल जाने के कारण उसकी जान बच जाती है। बेटा, अब मेरे पति ठीक है। ये सब बस तुम्हारे कारण ही हो पाया है। मुझे मत धन्यवाद कीजिए आंटी, मुझ जैसे पता नहीं कितने और लोग हैं जो इस महामारी के समय भी अपना सब कुछ भूलकर लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उन लोगों की मेहनत के आगे ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे बस एक ही विनती है आपसे कि जैसे ही अंकल ठीक हो जाएं, आप लोग प्लाज्मा डोनेट कीजिए ताकि किसी और की जान बचाई जा सके। आप फिक्र मत कीजिए, पापा जरूर प्लाज्मा डोनेट करेंगे। और अगर हम आपकी या किसी भी कोविड पेशेंट की मदद कर पाए तो हमें जरूर बताइएगा। अरविंद जी बहुत ही जल्द स्वस्थ होकर अपने घर चले जाते हैं और कुछ समय के बाद प्लाज्मा भी डोनेट करते हैं। इस महामारी में कई लोगों ने अपने अपनों को खो दिया है, तो कई अरविंद जी जैसे भी लोग हैं जो स्वस्थ होकर घर भी पहुँचे।